नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। इस वक्त की सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों को डीए को लेकर बड़ी खबर है। वही साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको जानेंगे एक एक करके, तो बने रहे वीडियो लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो जान लीजिए। जी, आपको बता दें कि 15 अगस्त के बाद हो सकता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने का फैसला। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोरोना महामारी के चलते देश में बंद यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाने पर सभी की नजरें है। इस पर 15 अगस्त के बाद निर्णय हो सकता है। सोमवार 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसमें इसे लेकर अंतिम निर्णय आ सकता है। यदि इसे लेकर कोई नया मोड़ नहीं आया तो इसके बाद ही शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वह 10 अगस्त के बाद इसे लेकर कभी भी अपना नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर सकता है। इसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के नए सत्र को शुरू करने और पिछले सत्रों की पढ़ाई को लेकर पूरा रोड मैप रहेगा। यूजीसी ने इसे लेकर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ रायमशुमारी शुरू कर दी है। यूजीसी ने जुड़े अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से फिलहाल नए शैक्षणिक कैलेंडर का काम स्थगित रखा गया था। अगस्त से शुरू होनी थी दूसरे और तीसरे वर्ष की पढ़ाई। यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जारी निर्देश में नए शैक्षणिक कैलेंडर को जल्द जारी करने की बात कही थी। यूजीसी ने इससे पहले अप्रैल में परीक्षाओं और नए शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर पूरी योजना जारी की थी, जिसमें दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की पढ़ाई अगस्त से शुरू होनी थी, जबकि परीक्षाएं जुलाई में ही होनी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के रफ्तार पकड़ने से ये सारी योजना फेल हो गई थी। 30 सितंबर तक कराने का समय। वैसे तो प्रस्तावित इन नए शैक्षणिक कैलेंडर को 7 जुलाई को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को लेकर जारी निर्देशों के साथ ही आना था, जिसमें यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जरूरी बताते हुए सभी विश्वविद्यालयों को इसे 30 सितंबर तक कराने का समय दिया है। हालांकि इसका कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी का मानना है कि ज्यादातर विश्वविद्यालय उसके पक्ष में है। अगली बड़ी खबर, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने लिया यह फैसला। जी, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को वेतन में कटौती की अवधि को रोक दिया है। शुक्रवार को सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि जून से अगस्त तक की अवधि के लिए वेतन कटौती का फैसला अब जुलाई तक ही मान्य रहेगा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जुलाई तक प्रभावी रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को अगस्त माह से पूरी सैलरी मिलेगी। इसमें कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड पीपीएफ खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में स्थगित वेतन प्राप्त कर सकते हैं या कैश के जरिए। जीपीएफ खाते में क्रेडिट विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई के महीनों के लिए स्थगित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक किस्त में किया जाएगा। कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप ए के कर्मचारियों को वेतन में 15% और ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10%, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 5% की अस्थायी कटौती की जाएगी। इन कर्मियों को भी राहत। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 2800 कर्मचारियों को वेतन जारी किया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है। दरअसल एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों को वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने शुरू किया आंदोलन। शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु एवं प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के आह्वान पर 8 से 17 अगस्त तक चलने वाले अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत विकासखंड अध्यक्ष जैन सिंह क्षेत्रीय के नेतृत्व में बीआरसी भवन के सामने की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जैन सिंह क्षेत्रीय ने कहा कि 2004 के पश्चात पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है एवं नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। पुराने पेंशन योजना में कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा, अंतिम वेतन का 50% गारंटेड पेंशन, अंतिम वेतन के अनुसार 16.50 गुना ग्रेच्युटी,
ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युटी जो 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई हो। सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मौत पर परिजनों की पेंशन, जीपीएफ पर लोन की सुविधा, पेंशनों को महंगाई भत्ता, वेतन आयोगों का लाभ, कर्मचारी वेतन से कोई कटौती नहीं होने की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं मिलती थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारी वेतन का 10% की कटौती एवं इतनी राशि शासन द्वारा प्रतिमाह खाते में जमा की जाती है। सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा राशि का 60% कर्मचारियों को मिलता है, जबकि शेष 40% कर्मचारियों की ब्याज राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। कर्मचारियों का असामयिक मौत होने पर उसके आश्रितों को कुल जमा राशि का केवल 20% अनुदान के रूप में मिलता है। शेष राशि शासन के खाते में चला जाता है। नई पेंशन योजना के माध्यम से शासकीय कर्मचारी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रही है। नई पेंशन योजना के चलते पूरी उम्र सेवा देने के बाद भी जीवन के अंतिम समय में कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ता है। अगली बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर है, एनपीएस में निवेश दे रहा है एफडी से भी ज्यादा मुनाफा। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया था। इसके बाद 2009 में एनपीएस में देश के हर नागरिक को निवेश की छूट दी गई। एनपीएस सरकार की ओर से प्रायोजित पेंशन स्कीम है। एनपीएस में आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और भविष्य की अपनी जरूरतों के मुताबिक अलग अलग फंड में निवेश कर सकते हैं। आज हम केंद्र सरकार व राज्य सरकार के प्लान टीयर 1 व टीयर 2 इक्विटी प्लान के तहत सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले पेंशन फंड मैनेजर की बात करेंगे। एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर इक्विटी, सरकारी सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर को सबसे पहले एक पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करना होता है। इसके बाद वे खुद अपने निवेश विकल्प का चयन करता है। एक सब्सक्राइबर निवेश के लिए एक्टिव या ऑटो ऑप्शन में भी चुनाव कर सकता है। वही एनपीएस सब्सक्राइबर को कुछ शर्तों के साथ पेंशन फंड मैनेजर को बदलने की अनुमति भी देता है। केंद्र सरकार योजना के तहत देश की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम एसबीआई पेंशन फंड ने पिछले 5 साल निवेश पर 9.93% का शानदार रिटर्न दिया है, जो किसी भी फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा है। वही एसबीआई की 2 अन्य पेंशन योजनाओं में निवेश पर पिछले 5 साल में 9% का शानदार मुनाफा मिला है। बता दें कि एसबीआई पेंशन फंड 10.10% निवेश इक्विटी में करता है। सरकारी सब्सक्राइबर को 1 अप्रैल 2019 से पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट पैटर्न के विकल्पों में से अपने लिए बेहतर का चुनाव करने की छूट दे दी गई थी। अगर सब्सक्राइबर विकल्प नहीं चुनता है तो उसका एनपीएस सहयोग एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड में पहले से ही तय अनुपात में निवेश कर दिया जाता है। यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन में 5 साल में 9.74% तो एलआईसी पेंशन फंड ने 9.57% रिटर्न दिया है। राज्य सरकार की योजना के तहत एसबीआई पेंशन फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट 80,000 करोड़ रुपए है। इस फंड ने पिछले 5 साल में निवेश पर 10% का शानदार मुनाफा दिया है। 31 जुलाई 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस फंड ने 9.6% हिस्सा इक्विटीज में निवेश किया है। इसमें यूटीआई ने 9.73 तो एलआईसी फंड ने 9.52% का इजाफा कर दिया है। पिछले 5 साल के प्रदर्शन के आधार पर अगर टीयर 1 इक्विटी एनपीएस फंड मैनेजर की बात की जाए तो एचडीएफसी पेंशन फंड 5 साल में 6.92% रिटर्न, कोटक पेंशन फंड 5 साल में 6.21% फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन 5 साल में 5.85% रिटर्न सबसे शानदार पेंशन फंड है। टीयर 2 इक्विटी एनपीएस फंड की बात की जाए तो पिछले 5 व 3 साल में एचडीएफसी पेंशन फंड 5 साल में 7.16% रिटर्न और कोटक पेंशन फंड 5 साल में 6.16% रिटर्न ने अपने सब्सक्राइबर को सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा कर दिया है। इस कैटेगरी में एचडीएफसी के पास सबसे ज़्यादा 149 करोड़ रुपए मूल्य की असेट्स अंडर मैनेजमेंट है। बता दें कि एनपीएस में टीयर 2 अकाउंट्स वॉलंटियरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो जरूरत के समय सब्सक्राइबर को आर्थिक मदद करता है। एनपीएस टीयर 2 अकाउंट से सब्सक्राइबर कभी भी पैसे निकाल सकता है। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में यहाँ के कर्मचारियों को तोहफा, हर कर्मचारी को मिलेगा 25,000 का यात्रा भत्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि सभी सरकारी कर्मचारियों को शनिवार को बड़ी खुशखबरी मिली है। नवनियुक्त उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल हर एक कर्मचारी को 25,000 रुपये की यात्रा भत्ता देने की मंजूरी दी है।
ये जानकारी जम्मू और कश्मीर सरकार ने शनिवार को वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा और सूचना रोहित कंसल ने दी है। ने एलजी का ये ऐलान मायनों में अहम माना जा रहा है। पहला उन्होंने ये कदम कोरोना काल के बीच लिया, एक और जहां सूबे और सरकारें आर्थिक संकट से जूझ रही है। वे सिन्हा ने संबंधित कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस चीज को मंजूरी दी है। दूसरा कारण ये है कि 25,000 रुपये का यह यात्रा भत्ता हर किसी को मिलेगा, फिर चाहे किसी कर्मचारी ने यात्रा की हो या नहीं। आपको बता दें कि सिन्हा ने हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश के एलजी बनाए गए हैं, जबकि मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अगली बड़ी खबर, रेल बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ रेल कर्मियों ने निगमीकरण के खिलाफ उठाई आवाज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी की शाखा ने भोजन अवकाश के समय रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन सभा आयोजित किया। सरकार द्वारा भारतीय रेल के उत्पादन इकाइयों को निजी हाथों में दिए जाने, प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा ट्रेन चलाने का निर्णय, रेल में खाली पड़े पदों पर बहाली करने, महंगाई भत्ता फ्रीज करने, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 50% पदों को सरेंडर करने, पुरानी पेंशन स्कीम न लागू करने आदि के विरोध में आज भारी संख्या में रेल कर्मचारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले अपना विरोध जोरदार तरीके से दर्ज कराने का काम किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ मंडल के अध्यक्ष कॉमरेड राजेश सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन एक दिन का नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अपना विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रखेगी जब तक सरकार अपने कर्मचारी विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी निर्णय को वापस नहीं ले लेती है। अगली बड़ी खबर, रेलवे में 31 मार्च 2021 तक तबादलों पर लगी रोक। कोरोना संकट काल में रेलवे ने तबादलों पर 31 मार्च 2021 तक रोक बढ़ा दी है। रेलवे के दो बड़े कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने कर्मचारियों को तबादला रोकने की मांग की थी। रेलवे बोर्ड ने बीते शुक्रवार को जारी आदेश में चालू वित्तीय वर्ष में तबादला रोकने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले कोरोना का बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 31 जुलाई तक तबादले रोकने का आदेश जारी किया था। यह आदेश जारी होने से खासकर ग्रुप सी के कर्मचारी राहत महसूस कर रहे हैं। संकट के दौर में तबादला रोकने के लिए कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के सहायक मंडल मंत्री आलोक सहगल ने बताया कि कोरोना संकट के समय नए स्थान पर काम करना मुश्किल है। आलोक के अनुसार आपसी सहमति से ट्रांसफर हो सकते हैं, कोई स्वेच्छा से तबादला चाहते हैं या बहुत जरूरी होने पर अधिकारी का तबादला हो सकता है। ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी की सभी बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।